नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के बारे में। पिछले 2 दिन से ये चर्चा चल रही है कि अमेरिकी सरकार पूरी तरह से ठप पड़ सकती है, वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी और बहुत सारी जो सरकारी सेवाएं आमतौर पर सिटीजन्स को मिलती हैं वो बंद हो जाएंगी। लेकिन अभी जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा था उससे कुछ देर पहले ही न्यूज आई कि अभी फिलहाल के लिए ये शटडाउन जो बाइडेन ने अवॉइड कर लिया है। उन्होंने लेट नाइट एक बिल साइन किया जिसको स्टॉप गैप बिल कहा जा रहा है और इस बिल के माध्यम से इन्होंने अभी के लिए ये शटडाउन अवॉइड कर दिया है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद फिर से ये प्रॉब्लम अमेरिका की सरकार के सामने आने वाली है। तो ये पूरा मामला क्या है, शटडाउन क्यों होता है, आखिर ऐसा क्या हो गया, बजट नहीं है, पैसा नहीं है सरकार के पास, क्या रीजंस हैं, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो नहीं करते तो वहां पर इस आईडी पर मुझे फॉलो जरूर कीजिए ताकि मेरी जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उनके अपडेट्स आपको प्राप्त हो सकें। जैसे अभी मैं वहां पर एक एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं, इंस्पायर एमसीक्यू हिस्ट्री सीरीज प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो इसका कल यानी कि शनिवार शाम को लेक्चर होगा, इसको जरूर आप फॉलो करें, इससे आपको प्रीलिम्स में काफी मदद मिलने वाली है। अब देखिए, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब क्या है। शटडाउन का आमतौर पर क्या मतलब होता है, जैसे कोई दुकान चलाता है तो शाम को शटर डाउन करके घर चला जाता है, तो दैट इज लाइक शटिंग डाउन टेम्परेली। तो उसी तरह की स्थिति कुछ यहां पर अमेरिकी सरकार के साथ होने वाली है कि इनका भी शटर डाउन होने वाला था। अब ये शटडाउन कब होता है, जब अमेरिका की कांग्रेस, जो वहां की पार्लियामेंट है हमारी संसद की तरह, वो अमेरिकी सरकार को पैसा सैंक्शन नहीं करती। जो वहां का बजट है वो बजट पास नहीं होता, मनी बिल पास नहीं होता, तो कांग्रेस के द्वारा सरकार को काम करने के लिए बजट सैंक्शन नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ समय के लिए शटडाउन करना पड़ता है, अपने कई विभागों को बंद करना पड़ता है और जितनी भी नॉन एसेंशियल सर्विस है, नॉन एसेंशियल का मतलब जैसे कि देखो म्यूजियम है, अब कोई म्यूजियम नहीं जाएगा तो उसका काम चल जाएगा, तो सरकार अपने सारे म्यूजियम्स, नेशनल पार्क्स, इन सबको बंद कर देती है। केवल पुलिस या फिर जैसे फायर डिपार्टमेंट जैसी एसेंशियल सेवाएं होती है इनको जारी रखा जाता है। आर्म फोर्सेस इनको बंद नहीं कर सकते कभी भी, तो ये एसेंशियल सर्विसेज केवल चालू रहती हैं, बाकी सभी नॉन एसेंशियल सर्विसेज सरकार बंद कर देती है और कर्मचारियों को जबरदस्ती छुट्टी पे भी भेज देती है। देखिए, अमेरिका में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर को। भारत में आपको पता है ना कब होता है, 1 अप्रैल को होता है। अमेरिका में ये होता है 1 अक्टूबर को और इस 1 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले अमेरिका की कांग्रेस को 12 अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करने होते हैं। तो ये हर साल पास करने होते हैं। ये एक तरह के वहां के मनी बिल्स कह सकते हो आप। अगर आपने भारत में पॉलिटी पढ़ी है, आई एम होपिंग कि आपने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी है, तो यहाँ के मनी बिल्स की तरह ये अप्रोप्रिएशन बिल एक्ट होते हैं। इन अप्रोप्रिएशन एक्ट के पास होने के बाद ही सरकारी विभाग ट्रेजरी से पैसा ले सकते हैं और उसे अपने एनुअल बजट के रूप में खर्च कर सकते हैं। तो हर विभाग अपना अलग अलग बजट, जितना उसे सैंक्शन हुआ है उतना पैसा ले सकता है। लेकिन अगर ये काम 1 अक्टूबर से पहले नहीं होता है तो फिर ये पैसा नहीं उठाया जा सकता। तो शटडाउन का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की सरकार कंगाल हो गई है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो डेडलाइन है उन पैसों को यूज करने की या पैसा उठाने की, वो डेडलाइन जा चुकी है। तो 1 अक्टूबर 2021 से अब यूएस के विभागों के पास वो पैसा नहीं होगा कि वो उस पैसे को उठाकर अपना रोजमर्रा का खर्चा चला सकें। तो अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है ये अलग अलग फेडरल एजेंसी, फेडरल यानी कि केंद्र सरकार की एजेंसीज को लीगल अथॉरिटी देती हैं कि आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि सरकार का जो खजाना है, यूएस ट्रेजरी है, वहां से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो अगर आपके विभाग के लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट पास हो चुका है पार्लियामेंट से। वहां की पार्लियामेंट का नाम क्या है? कांग्रेस। अमेरिका के संविधान में यह स्पष्ट लिखा है आर्टिकल 1 में कि कांग्रेस के अप्रूवल के बिना कोई भी ये पैसा निकाल नहीं सकता है। और ये अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है पहले कांग्रेस पास करती है और फिर उस पर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाते हैं, राष्ट्रपति उस पर साइन करके उसको कानून बना देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच में तालमेल नहीं होता। राष्ट्रपति किसी एक चीज पर खर्चा करना चाहते हैं, कांग्रेस कहती है कि नहीं, इस पर नहीं, दूसरी चीज पर खर्चा करो, तब ये गतिरोध पैदा हो जाता है और इस गतिरोध के चलते यूएस गवर्नमेंट कई बार शटडाउन पहले भी हो चुकी है। अब ये जितना भी इनका गतिरोध है ये 1 अक्टूबर से पहले पहले अगर समाप्त हो जाए तो फिर फिस्कल ईयर जब नया स्टार्ट होता है तो इन एजेंसीज के पास पैसा आ जाता है। लेकिन अगर ये गतिरोध समाप्त नहीं होता तो इनके पास एक गैप आ जाएगा, इनके पास फंडिंग नहीं होगी और ऐसे में एक टेम्परेरी बजट पास करना पड़ता है जिसे स्टॉप गैप फंडिंग कहा जाता है। तो स्टॉप गैप मेजर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि कोई टेम्परेरी काम किया जा रहा है तो उसे स्टॉप गैप मेजर कहा जाता है। उसी प्रकार का एक टेम्परेरी बजट स्टॉप गैप फंडिंग के रूप में इनको पास करना पड़ता है। तो स्टॉप गैप फंडिंग बिल आज भी सुबह जो बाइडेन ने, यानी कि भारत के समय अनुसार आज सुबह और अमेरिका में लेट नाइट, उन्होंने वहां पर पास कर दिया क्योंकि 30 सितंबर मध्य रात्रि तक कांग्रेस और प्रेसिडेंट के बीच में एक राय नहीं हो पाई थी। आखिरी बार ऐसी स्टॉप गैप फंडिंग आज से 1 साल पहले भी आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिसंबर 2020 में एक ऐसा ही बिल साइन किया था। अब इसका भारत में एक पैरेलल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं और याद रखना कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन
जो है वो यूपीएससी के सिलेबस में आता है, क्योंकि कंपैरिजन बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो देखो, भारत के अंदर बजट पेश होने के बाद एक चर्चा होती है लोकसभा में, और उस समय वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है। तो बजट के मद में, हर मद में कितना पैसा खर्च होना है, इसको लेकर वोटिंग होती है, इसको लेकर चर्चा होती है। और उस समय कई बार विपक्षी एमपी जो हैं वो कट मोशन लेकर आते हैं। ये कट मोशन क्या होता है? हो सकता है कि विपक्ष इससे सहमत ना हो कि सरकार मान लो सड़कें बनाने के लिए 1 लाख करोड़ खर्च करना चाहती है। विपक्ष को लगता है कि ये बहुत ज्यादा पैसा है, सरकार को एजुकेशन पे मान लो ज्यादा बजट देना चाहिए। तो विपक्षी एमपीज कट मोशन लेकर आएंगे। तो इसमें कई तरह के कट मोशन होते हैं। पॉलिसी कट मोशन, यानी कि पूरी तरह से वो बजट कैंसिल करो, तो उसके अंदर वो डिमांड 1 रुपए की हो जाती है, यानी कि उसका बजट 1 रुपए कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक कट मोशन, यानी कि बजट आप 1 लाख करोड़ की बजाय 70,000 करोड़ कर दो। टोकन कट मोशन है, तो यानी कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन चलो मान लिया कि 1 लाख करोड़ अभी आप रख लो, तो उसमें केवल 100 रुपए कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह के अलग अलग कट मोशंस होते हैं, ठीक है। और भारत में भी अप्रोप्रिएशन बिल होता है। तो संविधान ये कहता है कि अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद, कानून बनने के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो यूएस में क्या है? ट्रेजरी। भारत में यहां पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है किसी को भी, किसी भी सरकारी विभाग को, तो फिर वो अप्रोप्रिएशन कानून के पास होने के बाद ही निकाला जा सकता है। और इस अप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के बाद ही जितने भी ग्रांट्स हैं, यानी कि अलग अलग विभागों को जो पैसा दिया जाता है, वो लोकसभा के द्वारा पास किया जाएगा, तभी निकाला जा सकता है। और जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड पर, वो भी उसके बाद ही निकाला जाएगा। तो अगर विपक्ष चाहे, और विपक्ष की संख्या बहुत अच्छी खासी है, तो वो कभी कभी बजट को पास होने से इस तरह से रोक भी देते हैं, या फिर कई सारे कट मोशन लेकर आते हैं। अब अक्सर विपक्ष और सरकार में सहमति बन जाती है। अगर सहमति नहीं बनती तो फिर इन अप्रोप्रिएशन बिल को पास होने में दिक्कत आती है। अप्रोप्रिएशन बिल एक बार पास हो जाए तो उसके बाद फिर अमाउंट में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई ग्रांट चेंज नहीं होगा, और कोई भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज बदला नहीं जा सकता है। और अप्रोप्रिएशन बिल पर राष्ट्रपति की सहमति आते ही वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। तो ये सब मैंने आपको भारत का उदाहरण दिया है। तो भारत में भी ये होता है। और अगर अप्रोप्रिएशन का वाला कानून टाइमली पास नहीं हो पाता तो उस समय के लिए एक वोट ऑन अकाउंट होता है, और उसमें एक टेम्परेरी बजट बनाया जाता है कुछ 2 महीने के लिए, जिससे सरकार अपना खर्चा चला सके। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर स्टॉप गैप बिल के माध्यम से यूएस में किया जाता है। तो देखिए, अगर ये स्टॉप गैप फंडिंग अवेलेबल नहीं कराई गई तो अमेरिका की सरकारों के साथ क्या होगा, अमेरिका की सरकारी विभागों के साथ क्या होगा? तो शटडाउन के कारण सबसे पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल पाएगी, तो उनको फरलॉ पे भेज दिया जाता है। फरलॉ क्या होता है? आपको जबरदस्ती छुट्टी पे भेजा जा रहा है कि छुट्टी पे रहो, 15-20 दिन, 1 महीना, तनख्वाह नहीं मिलेगी आपको उसकी। दूसरा, सरकार जितनी भी गतिविधियां चलाती है उनको रोक दिया जाएगा जो नॉन एसेंशियल है, जैसे कि म्यूजियम वगैरह को चलाने का खर्चा है तो वो सरकार अभी बंद कर देगी। म्यूजियम टेम्परेरी कुछ समय के लिए केवल पुलिस, फायर डिपार्टमेंट जैसे एसेंशियल सर्विसेज को चालू रखा जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो पूरी इकोनॉमी पर होता है, क्योंकि सरकार बंद होती है ना तो मार्केट्स में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो मार्केट गिरना शुरू हो जाते हैं, और कई तरह के इसके इकोनॉमी पर दूसरे असर भी आते हैं। अमेरिका के इतिहास में जो सबसे फेमस शटडाउन हुआ था वो बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे तो 95 में उनके समय हुआ था, 5 दिन के लिए पहले हुआ था। और उस समय 8 लाख कर्मचारियों को सरकार ने फरलॉ पे भेज दिया था कि आप जाओ छुट्टी पे, पैसा नहीं है हमारे पास देने के लिए। फिर उसके बाद दिसंबर 95 से जनवरी 1996 के बीच में फिर से 21 दिन का शटडाउन हुआ था। और इस समय हालांकि थोड़े कम कर्मचारी अफेक्ट हुए थे, लेकिन ये भी काफी उस समय अनपॉपुलर मूव था सरकार का। आखिरी बार जो शटडाउन अभी रिसेंट में हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब 2018 के दिसंबर में शटडाउन आया था, और ये 35 दिन तक चला था। जनवरी 2019 तक ये शटडाउन चलता है, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट शटडाउन है जो यूएस के इतिहास में देखा गया है। क्योंकि क्या हुआ था, देखो दिसंबर आते आते वो 2 महीने की जो फंडिंग थी वो भी खत्म हो गई। उसके बाद भी ये सहमति नहीं बना पाए कि सारे इकोनॉमिक बजट वाले मामलों पर हम सहमति बना ले, तो 35 दिन सरकार ठप पड़ी रही थी, शटडाउन था गवर्नमेंट का। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो ये जो बाइडेन के राष्ट्रपति के कार्यकाल में ये बजट क्राइसिस अभी क्यों आया है, इस तरह का बजट क्राइसिस क्यों देखा जा रहा है, इसके पीछे देखिए रीजन ये है बाइडेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल। जो बाइडेन जो है वो $1 ट्रिलियन खर्च करना चाहते हैं रोड, रेलवे, ब्रिज, बंदरगाह, हवाई एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने में, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना चाहते हैं। तो ये वाला जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो पास हो गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लोकसभा की तरह होता है, इसके अंदर ज्यादा सदस्य होते हैं, तो इसमें ये पास हो जाता है। लेकिन ये अपर हाउस में पास नहीं हो पाया, ठीक है। अपर हाउस जो है वहां पर ये डिले हो गया है, क्योंकि अब जो विपक्षी दल है यानी कि रिपब्लिकन्स, जो बाइडेन क्या है डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैं, रिपब्लिकन जो है अब इसके ऊपर वोटिंग नहीं करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रिपब्लिकन अब इस बिल से, पहले उन्होंने बोल दिया था कि हाँ सपोर्ट कर देंगे, लेकिन अब वो इस बिल को पास नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो जो बाइडेन को इस बिल का श्रेय नहीं देना चाहते, या जो भी वहां की पॉलिटिक्स है उसके कारण। एक और दिक्कत क्या है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी कुछ लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल का विरोध कर रहे हैं, और उनमें
पार्टी के प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट डेमोक्रेट हैं वो शामिल है। तो इनके सबसे बड़े नेता हैं बर्नी सैंडर, आपको पता होगा इन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए पर्चा भी भरा था। और बर्नी सैंडर्स जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट डेमोक्रेट्स में गिने जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, और इनमें बर्नी सैंडर्स की विचारधारा वाले जो प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि पहले सरकार $3.5 ट्रिलियन का जो सोशल और एनवायरमेंटल इन्वेस्टमेंट बिल है उसको पहले पास करे या साथ में पास करे। यानी कि इसको हम सपोर्ट कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन पहले जो सामाजिक और पर्यावरण के लिए $3.5 ट्रिलियन का बिल है, 10 साल में ये पैसा खर्चा जाएगा, इसको भी साथ साथ में पास करो। इन्होंने ये कहा है कि हमने सहमति जता दी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पर हम ओके कर देंगे, लेकिन साथ में ये भी पास होना जरूरी है। तो बर्नी सैंडर्स के कुछ ट्वीट हैं यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लो। इनका ये कहना है कि 6 लाख लोग यहाँ पर घर बिना छत के हैं, मतलब सड़कों पर सोते हैं, और ये दुनिया का सबसे अमीर देश है। तो ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो पहले आप सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज को देखो, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो। तो इन्होंने कहा है कि आप दोनों बिल को एक साथ में पास करिए, और ये अपने खुद के पार्टी मेंबर्स को ये कह रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो है इसको पास मत करो, इसके अगेंस्ट वोट करो जब तक कि दूसरा वाला बिल ये पास नहीं हो जाता है। लेकिन अब वहां पर स्पीकर कौन है? नैन्सी पेलोसी नाम की स्पीकर है। तो नैन्सी पेलोसी इसको पास इस तरह से नहीं करेंगी $3.5 ट्रिलियन वाले इस बिल को, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इस बिल के अंदर क्या है कि बिलियनर्स पर, अरबपतियों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, और इसके खिलाफ है नैन्सी पेलोसी की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी सी इसके खिलाफ रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी इसको इतनी आसानी से पास होने नहीं देंगी। इस बिल का फायदा क्या है? ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करेगा, फैमिली और मेडिकल लीव के लिए पैसा दिया जाएगा, फैमिली बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और बहुत सारे सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम है, और साथ साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के भी प्रोग्राम है। ये $3.5 ट्रिलियन जो है 10 साल में खर्च किए जाएंगे। तो अभी तो अनलाइकली लग रहा है कि नैन्सी पेलोसी इसको पास होने देंगी। तो ठीक है, अभी ये 1 अक्टूबर देखो आज है वहां पर, अभी 1 अक्टूबर की रात कब होगी? 12 घंटे बाद। तो ये 1 अक्टूबर की इसमें डेडलाइन है, अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए जो बाइडेन ने कल रात, यानी कि 30 सितंबर की जो रात थी, उस समय ये स्टॉप गैप फंडिंग इन्होंने साइन कर दी है $6.3 बिलियन की। और इस पैसे का क्या इस्तेमाल होगा? अभी जो यूएस का एयरलिफ्ट प्रोग्राम चल रहा है काबुल से, अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, अफगान रेफ्यूजी रीसेटलमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए भी पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टॉप गैप फंडिंग वाला जो है ये बिल पास हो गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 254 वोट से इसको पास कर दिया, ताकि अगले 2 महीने तक सरकार अभी अपना काम चला लेगी, लेकिन 2 महीने बाद फिर से ये क्राइसिस आएगा। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में हुआ था, दिसंबर में अल्टीमेटली शटडाउन करना पड़ा, तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए, इससे जो बाइडेन को बचना होगा। और देखते हैं कि ये किस तरह से अब नेगोशिएशंस करते हैं। अब आगे का रास्ता क्या है? तो देखो, आगे का रास्ता ये है कि दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं सहमति करनी पड़ेगी, वरना 18 अक्टूबर के आसपास सरकार डिफॉल्ट में जा सकती है। अमेरिका की सरकार पर इतना कर्ज है कि सरकार डिफॉल्ट में जा सकती है। वहां की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने हाल ही में एक चिट्ठी लिखकर ये बात कही है। अब इसको लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे ही आज सुबह ट्विटर पर देखा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि क्या सरकार को $1 ट्रिलियन कॉइन बनाकर उसको रख देना चाहिए कि ये $1 ट्रिलियन कॉइन गिरवी रख लो, इसके बजाय हमें $1 ट्रिलियन का लोन दे दो। ऐसा एक बार अमेरिका में पहले हो चुका है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब को पता चलता है कि लेक्चर अच्छा है, एल्गोरिदम इसको थोड़ा पुश करता है। तो आपका एक लाइक हमारे लिए काफी मददगार है। कमेंट में बता देना लेक्चर कैसा लगा, फीडबैक जैसा भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, आई रीड द कमेंट्स ऑलवेज। और एक बात याद रखिए कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं, उनसे आप लाइव पढ़ सकते हैं। प्लस आइकॉनिक 2 प्रकार के यहाँ सब्सक्रिप्शन है। दोनों ही प्रकार के सब्सक्रिप्शन में आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप महिपाल कोड यूज करके इन सब्सक्रिप्शंस को अवेल करते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हर बुधवार को, वेडनेसडे को नए बैचेस ज्वाइन होते हैं, स्टार्ट होते हैं। और मिशन AIR-1 मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का बैच 18 अक्टूबर से आ रहा है। मेरा अभी एक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स ऑनगोइंग है, इसको भी आप देख सकते हैं अगर आप एक प्लस सब्सक्राइबर हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2022 और 23 के बैचेस के लिए पूरी जर्नी हमने यहाँ पर बता दी है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म चालू हो चुका है, रेज अ हैंड जैसे ऑप्शन है हमारी स्पेशल क्लासेस में। वीकेंड करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैच स्टार्ट होने वाला है, और कॉम्बैट अब सब्जेक्ट वाइज होगा। तो ज्योग्राफी कॉम्बैट हो रहा है इस रविवार को, इसमें हिस्सा जरूर लें। अनलॉक कोड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।